चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज कोशिश करेंगे अपना बायो सवर्ट लॉ पूरा हो जाए। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दो बातें हैं, एक है डायरेक्शन और एक है सही फॉर्मूला। तो डायरेक्शन मैंने आपको रोज समझाई, इतने लेक्चर हैं और समझाऊंगा 3-4 दिन। डायरेक्शन पे मजबूती आनी चाहिए। जैसे अब एक बार बातचीत बंद करें, मैं आपको अलग अलग स्थिति बताना चाहता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो, और आप भी अगर इसको फोकस करके देखेंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। पहले मुझे बताइए ये किसकी सिचुएशन है? ये है वायर। इन दो में क्या लगाना चाहिए? ठकठकनी। इसमें क्या लगाना चाहिए? सी। अच्छा, इसमें है क्या? वायर में करंट अंदर जा रही है, इसमें वायर में करंट। इतनी बार स्पष्ट कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अब एकदम शांत रहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए। इसमें देखिए, इधर क्रॉस, इधर डॉट, इधर क्रॉस, इधर डॉट। इसको समझिए, कठिन है। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। ये देखिए क्लॉक, सर्कल के नियम, सर्कल उस पॉइंट से पास होना चाहिए। अब क्लॉक इस पे चाहिए, बताओ टेंजेंट कहां आएगा? डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। खुद बताइए टेंजेंट कहां आएगा? इधर। ये सारी वायर की चर्चा है। कॉइल की चर्चा, कॉइल ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कॉइल इस तरह से हो सकती है, कॉइल इस तरह से हो सकती है। बहुत एक एक बात, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं रोज समझा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसमें परेशानी आती है, और अगर आपने बढ़िया समझ ली तो क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर मैंने आपको देसी तरीका सिखाया कि रूल मत लगाइए ज्यादा। यहां क्या है? सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, यहां क्रॉस, एंटी क्लॉक में डॉट। आप देख सकते हैं ये देसी तरीके से हल हो रहा है, ये ठक ठक नियम से हल हो रहा है। इतना दिमाग में आपको पार्टीशन करने पड़ेंगे। इसमें ठक ठक नियम लगाइए, इसमें देसी तरीका सी से क्रॉस, सी से क्लॉक लगाइए, इसमें सीधा हाथ लें, फिंगर्स को करंट की दिशा में मोड़िए। ये देखिए करंट आगे और पीछे ऐसे जाएगी, पीछे ऐसे जाएगी, तो बताइए करंट कहां जाएगी? ऊपर। फील्ड कहां जाएगी? ऊपर। इसमें बताइए यहां से आगे और पीछे से नीचे। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार नोट कर लीजिए। हटाऊं भाई, चेंज करूं? फॉर्मूले, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला याद है? बोलो बोलो। म्यू नॉट आई बाय, और एन है तो एन से मल्टीप्लाई होता है। एकदम सटीक चाहिए। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर एन म्यू नॉट आई बाय 2r, एन म्यू नॉट आई बाय, क्या आगे बढ़े? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एडवांस में 2 बार रिपीट हुआ है। जनरली आईआईटी एडवांस की विशेषता है, इतने साल पेपर हो रहा है, 40-50 साल से, हर साल नए प्रश्न आते हैं। कहीं किसी किताब, किसी बुक में, किसी टीचर के नोट्स में नहीं मिलते हैं। ये जेई एडवांस ने अपना इस तरह का वो गुडविल बना रखी है, और है उसका, हर बार अच्छे प्रश्न, नए प्रश्न। पर ये वाला प्रश्न ना 2 बार रिपीट हुआ, और अच्छा प्रश्न है। इस तरह की एक स्पाइरल है, अपने डीपीपी में भी सवाल है ये। इस तरह की एक स्पाइरल है, करंट फ्लो कर रही है, सबसे अंदर से शुरू हो रहा है ए से, और सबसे बाहर की है बी रेडियस। आई करंट फ्लो कर रही है। आपसे पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अच्छा प्रश्न है, जेई एडवांस में 2 बार रिपीट हुआ है। आपसे पूछा गया है स्पाइरल के सेंटर पर, अंदर की जो रेडियस है वो ए है, बाहर की रेडियस है बी। डायग्राम बनाना शुरू करें।
डीपीपी नंबर 1 का छठा क्वेश्चन, एडवांस का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से मन से समझिएगा। इंटीग्रेशन क्यों लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। आइए बोर्ड पे देखें, इस तरह के सवाल को अप्रोच कैसे किया जाए। सीधा मैं सॉल्यूशन नहीं छाप रहा हूं, आप तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए। अगर यही प्रश्न आना होगा तो आंसर ही रट लूंगा ना यार, ये तो आपको भी क्लियर है, जरूरी थोड़ी ना यही आएगा। तो आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी। सर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे एजी सर फॉर्मूला होता है n म्यू नॉट आई बाय 2r। पर एजी सर यहां जो रेडियस है वो तो लगातार बदलती जा रही है, इसका मतलब रेडियस वेरिएबल हो गई। और अगर कोई टर्म वेरिएबल है तो एक छोटा सा एलिमेंट मानकर फिर उसका क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ये पहला कदम है, दिमाग थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, वो हलवा थोड़ी ना है कोई कि डोना लिया और लपक लिया। थोड़ा दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा कि सर क्यों इंटीग्रेशन करें, क्योंकि रेडियस क्या है, वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, x दूरी पर, ध्यान से देखना, x दूरी पर एक कॉइल मानी और उसकी थिकनेस कितनी मान ली, dx। ये देखिए ये dx। तो अब बताना, इस कॉइल का मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूं इस स्मॉल के लिए, कोई बताएगा क्या होगा, बोलो dB। सबसे पहले n तो n ही है, नहीं यार n तो टोटल है। क्या मेरे इसके अंदर सारे टर्न्स आ रहे हैं क्या, नहीं सर कुछ आ रहे होंगे। सर मेरे तो एक भी नहीं आ रहा सर। मैं तुझे बताता हूं, थोड़ी फील कराता हूं। ये स्पाइरल है, ठीक है। अब मैंने यहां माना x दूरी पर एक ऐसा कॉइल और इसकी मोटाई मानी dx। अब ईमानदारी से बता, इसके अंदर कुछ इक्का दुक्का तो टर्न आ रहे हैं या कुछ भी नहीं आ रहे, कुछ तो आ रहे होंगे। तो वो कैसे निकाल लूं, अब दिमाग लगाना। पहला टर्न कहां से शुरू हो रहा है, a से, खत्म कहां हो रहा है, तो कितनी दूरी हो गई, b माइनस ए। जी सर वापस सिखाओ, वापस सिखाता हूं। पहला शुरू हुआ a से, अंतिम कहां खत्म हुआ, b पर, तो दूरी कितनी हुई, b माइनस ए में आने वाले नंबर ऑफ टर्न्स बता कितने, n। तो यूनिट थिकनेस में आने वाले नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन b माइनस ए। मेरी मोटाई कितनी है, तो dx में आने वाले टर्न्स n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। क्या बात समझ में आ रही है। मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं सर, अप्रोच बताओ। सॉल्यूशन तो मैं आपसे पहले मैं चैट जीपीटी से बता दूंगा, आप तो सर अप्रोच बताओ। आपने मुझे बताया सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फॉर्मूला n म्यू नॉट आई बाय, ये मेरे दिमाग में फीड हुआ, ये मैंने अपना पहला कदम उठाया। फिर मैंने सोचा यहां रेडियस वेरिएबल है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने क्या माना, x रेडियस की क्या मान ली, एक कॉइल। अब एक एक टर्म बताओ। सबसे पहले n, क्या n पूरे आ रहे हैं क्या, कितने आ रहे थे, n अपॉन b माइनस ए इंटू, सर n हो गया। सर म्यू नॉट, अरे सर ये तो सेम ही रहेगा। सर आई, सर आई तो सब में एक ही है सर। सर अपॉन, सर अपॉन में क्या बदलोगे सर, सर टू है। आर, क्या रेडियस आर है या एक्स है, पहला ही स्टेप है दमदार जो साहस करने का है। इसके बाद तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। कहां से कहां करें आप बताओ, ये स्पाइरल कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, तो बता n अपॉन b माइनस ए बाहर
म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 बाहर, अंदर 1/x dx। तो n b माइनस ए म्यू नॉट आई बाय 2i, 1/x का ln x। लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस, तो म्यू नॉट आई बाय 2a, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a, तो b n अपॉन b माइनस ए म्यू नॉट आई बाय 2 लॉग b बाय a। बता, देख, इरेजर में गए, इरेज ऑल। अरे अरे कुछ नहीं, वापस समझो, दिक्कत क्या है, पैसा दिया भाई, क्या बात कर दी यार, वापस समझ, एकदम बढ़िया, एकदम चमकता हुआ जाए, खुश मिजाज में, अरे सर बढ़िया चकाचक फिजिक्स चल रही है, ऐसा एकदम खिलता हुआ जाना चाहिए। मुंह लड़, सर लग गई, सर लग गई सर, ऐसा क्यों यार, 3 बार समझे ना यार, बढ़िया सीख के जा कि सर प्रश्न में हो क्या रहा है, वापस समझ, ऐसा बढ़िया तरीके से आ जाए दिमाग में तो मजा आ जाए। फिर देख, फिर बिना देखे करके बताना, तब मजा आए। बता, स्पाइरल है, किससे शुरू हो रहा है, खत्म। अब आप मुझे बताइए, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कहां फैले हुए हैं, क्या इधर फैले हुए हैं, कितने पर, पहला ए पर है, अंतिम तो कितनी दूरी में फैले हुए हैं, तो b माइनस ए में आने वाले नंबर ऑफ टर्न्स n, तो यूनिट दूरी में आने वाले टर्न्स n अपॉन बी माइनस ए। गुरुजी मैंने x दूरी पर एक सर्कुलर कॉइल मानी, देख ये सर्कुलर कॉइल मानी, इसकी रेडियस बता, रेडियस बता x, थिकनेस बता, मुझे ईमानदारी से बता, इस मोटाई में क्या कुछ इक्का दुक्का टन आएंगे क्या, इस मोटाई में क्या कुछ इक्का दुक्का टन आएंगे क्या, तो dx मोटाई में आने वाले टन की संख्या। क्या ये समझ में आया, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला चल रहा है n म्यू नॉट आई बाय 2r। अब ये मुझे अप्लाई करना है उस सर्कुलर कॉइल के लिए, उस सर्कुलर कॉइल के लिए जिसकी रेडियस मैंने क्या मानी है, x। आइए लिखिए, n पहला टर्म n नहीं, n अपॉन बी माइनस ए इंटू, देखो सर n लिखा, टिक लगाओ गुरुजी, म्यू नॉट, टिक लगाओ गुरुजी, आई टिक लगाओ, 2 टिक लगाओ, r नहीं, और ये b नहीं, db। क्यों db, क्योंकि वो स्मॉल पार्ट है, तो उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, और ये कहां से कहां जा रहा है, ए से, हो गया। पहला स्टेप तू समझ लेगा ना, इस तरह के 10 15 20 सवाल करता जाएगा, दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ेगी। करिए, लिखना शुरू करिए। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ही आ जाएगा सब, ये नोट करिए। अब बढ़िया कोशिश करिए, बिना देखे कर लें। ये 2 बार जेई एडवांस में रिपीट हुआ है भैया, इसलिए सवाल की इंपॉर्टेंस है, और पेपर में, मेजर टेस्ट में कहीं ना कहीं हम इसको रिपीट करते रहते हैं, ताकि धीरे 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 ये आपको एकदम अच्छी तरीके से देखते ही क्लिक कर जाए। ये बात समझो, दिमाग में बैठाओ, फील्ड में बने रहना पड़ेगा। अब लिमिट डाल दें। अब तू इसको ईमानदारी से घर पे 2 बार कर लेगा ना। अब देख, मैंने खुद ने 2 बार करके दिखा दिया बिना कोई शर्म, तो यार तुझे तो करना ही चाहिए ना भाई, मुझे कौन सी परीक्षा देनी है। तू भी तो सोच के यार, सर इतना करके समझा रहे हैं, मैं अपनी मेहनत में क्यों कमी रख रहा हूं। ऐसे ही चीजें सीखते हैं, ऐसे ही बच्चों ने सीखी है, आगे बढ़े हैं, अपन भी मेहनत करके सीखेंगे।
इस तरह से सब्जेक्ट डेवलप होता है। फिजिक्स तो ऐसे ही सीखी जाती है, पढ़ना, गलत होना, फिर सीखना, फिर अच्छे सवाल करना, फिर अप्रोच सीखना, धीरे धीरे सब्जेक्ट अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाता है। चल भाई, चलो बातचीत बंद करो। तो कॉइल तो हमने पढ़ा ही था ना सर अभी, पर बेटा वो कॉइल का क्या पढ़ा था? सेंटर। अब हम कॉइल का क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेस। तो दो बातों में अंतर है। पहले हमने पढ़ा था कॉइल का सेंटर, ये देख मैंने कोने में लिख भी दिया। सेंटर पर हमें ऑलरेडी याद है, n म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छे से बना। इस पे सवाल कम आए हैं, इक्का तुक्का ही सवाल हैं, पर ठीक है, आना अपन को सब चाहिए, एनसीईआरटी में है। तो फॉर्मूला बायो सावर्ट लॉ से डिराइव होता है, अपन को सीधा याद होना चाहिए। इसी को अगर रीअरेंज करके कॉमन लेके सेट करें तो सेंटर के रूप में यही सेट हो जाता है, बी एक्सिस बराबर बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये ज़्यादा फेमस है। सही कौन सा है? दोनों सही है। ऊपर वाला एक जनरल फॉर्मूला है, ये कब लगाएंगे? जब सवाल में ऐसा आ जाए सेंटर के रूप में बताइए सेंटर का कितना पार्ट, तो ये आपको आंसर याद होना चाहिए। उसी को कॉमन लेके जब रीअरेंज किया जाएगा तो आपको ये याद होना चाहिए। इसकी एक एक टर्म को पहले खेलिए तब मजा है। बी एक्सिस क्या है? ये बी एक्सिस बताइए। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, बी सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज आर? रेडियस। व्हाट इज एक्स? उस पॉइंट की दूरी सेंटर से। सर डायरेक्शन बताओ। बिल्कुल डायरेक्शन वही सीधा हाथ। सीधा हाथ बताइए। करंट कहां जा रही है? ऊपर, फिर नीचे। कहां आएगी? इधर। ये देखिए डायरेक्शन, आराम से समझिए। खेल ही दो बातों का है, सही डायरेक्शन और सही फॉर्मूला। अब यहां तीन स्पेशल केस बनते हैं। अगर पॉइंट सेंटर पे आ जाए तो सोचो सेंटर पे आते ही x को क्या रख दें? 0। सोच x को 0 रखते ही फॉर्मूला वही आ जाएगा, बी सेंटर। एक आता है पॉइंट बहुत दूर हो और एक आता है पॉइंट बहुत
पास हो। तो x अगर 0 रख दूंगा तो सॉल्व ही नहीं करना, वैसे लिख देता हूं। x 0 करने पर हम कहां जाएंगे बताओ? सेंटर पे। और सेंटर का तो हमें ऑलरेडी याद है, कितना? n म्यू नॉट i बाय 2r बराबर आ जाइए। जैसे आप इस फॉर्मूले में x को 0 कर देंगे, x को 0 कर देंगे तो आप सेंटर पे आ जाएंगे। और सेंटर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी याद है, n म्यू नॉट i बाय 2r। चलिए अब इन बातों को थोड़ा समझते हैं, जल्दी नोट करिए फटाफट, कोई पीछे हो तो 2-3 बार फॉर्मूला बोल लीजिए। इससे ज्यादा ये काम का है, ये ज्यादा काम का है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तुलना में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब लिखिए केस 1, when point is very close, x is very less than r, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, वो मैं समझा देता हूं, आप चाहें तो नोट करिएगा, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, मैं पूरी मैथ्स करके दिखा रहा हूं, आप जबरदस्ती कॉपी मत भरिएगा। क्या होता है फिर कॉपी में लिखा रहता है ना, फिर वापस रिवाइज करना पड़ता है उसी बातों को, फिर फंसते हैं। एक बार मैं समझा देता हूं, बोर्ड पे देखें, लिखना मत। ये फॉर्मूला ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो बताओ कितना हो जाएगा? बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर, एक एक स्टेप बताते जाना। x छोटा है या बड़ा है? x छोटा है, बहुत छोटा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको याद हो, 1 प्लस एक्स की पावर n, n आगे आ जाता है। ये तभी हो सकता है जब ये टर्म छोटी होनी चाहिए, और चूंकि x छोटा है इसका मतलब मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बताइए क्या आ जाएगा? b सेंटर 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय, कहां पर फील्ड आई है? बोलो, मुंह खोलो, कहां पर आई है? एक्सिस पर। वो पूछता है फ्रैक्शनल चेंज बताओ। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? चेंज कितना हुआ अपॉन सेंटर की तुलना में। सर एक्सिस पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्सिस पर फील्ड कम हो जाती है। गुरुजी आपको कैसे पता कम हो जाती है? ये देख, सेंटर में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब है फील्ड कम हो रही है। एक छोटा सवाल चलते फिरते को पूछ ले, अरे सेंटर पे ज्यादा होती है एक्सिस पे ज्यादा होती है? सेंटर पे ज्यादा होती है। थोड़ा पढ़, फॉर्मूले को देख, बिल्कुल रट्टाबाजी क्यों करता है? समझना, सेंटर में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने से उत्तर कम आएगा। एक बेसिक सवाल, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तुलना में कम होती है, तो ज्यादा कहां है? सेंटर पे, इसलिए देख मैंने सेंटर आगे लिखा। अब बी सेंटर की वैल्यू बता, बी सेंटर माइनस बी एक्सिस की वैल्यू बता। बी सेंटर 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बटे बी सेंटर कॉमन लेके कट जाएगा, यहां क्या बचेगा? 1 माइनस 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कटा। तो बताओ फ्रैक्शनल चेंज आ गया 3/2 एक्स स्क्वायर बाय, परसेंटेज चेंज पूछे इनटू। पर इतनी मैथ्स काहे? जरूरत ही नहीं है। हमें जो जो काम की बात है मैं आपको वो लिखवा देता हूं। क्या लिखवाऊंगा वो देखते जाना। केस 1, जब पॉइंट बहुत पास में हो, वेरी क्लोज। अब देखते जाना, एक एक बात में ओके करना। x इज वेरी लेस देन r। मैं आपसे पूछूंगा फ्रैक्शनल चेंज बताओ फ्रैक्शनल चेंज कितना? 3/2 एक्स स्क्वायर बाय, डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं आपको पूछूंगा परसेंटेज चेंज बताओ, 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू परसेंटेज चेंज का फीलिंग क्या? बी सेंटर माइनस बी एक्सेस अपॉन बी सेंटर इंटू, बस इतना अपना काम का है, इतना याद कर ले।
पूरी मैथ्स लिखूं, फिर 2 महीने बाद फिर वापस उस मैथ्स को पढ़ूं, फिर पजल हो जाऊं, फायदा क्या? तो मुझे सीधा ये वाले 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। पर ये कब लगेगा? जब पॉइंट पास हो या दूर हो? पास। लिखना शुरू करिए। मैथ्स करके मैंने आपको दिखा दी कि यार इस तरह से आता है, पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, हमें जितने रिजल्ट्स अच्छे से याद होंगे उतना हम परीक्षा में फास्ट कर पाएंगे। चलिए, व्हेन पॉइंट पी इज वेरी फार। अब अगर पॉइंट बहुत दूर है, इसका मतलब एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। सभी लोग बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। बी एक्सिस बराबर फॉर्मूला था बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। सब लोग बोर्ड पे देखना। अब बताओ, एक्स बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा है, कुछ नंबर बोलो, पढ़े लिखे हो, 10वीं 12वीं पास हो, एक्स बहुत बड़ा है। मान लिया 10,000, 10,000 का स्क्वायर बहुत बड़ा, 1 करोड़, 10 करोड़, उसमें एक जोड़ा, तो क्या एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा ऐसा एनालिटिकल दिमाग लगाओ। एक्स बहुत बड़ा है, मान लिया एक्स बहुत बड़ा है, 100 मान लिया, तो 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 में एक जोड़ूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हटा दिया। अब बता क्या बचा? बी सेंटर अपॉन एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो बता क्या हो गया? बी एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। आर क्यूब कहां गया? आर क्यूब ऊपर चला गया, कांस्टेंट है, तो बी एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये पेपर में सीधा प्रश्न आया हुआ है कि अगर पॉइंट बहुत दूर होता है तो डिपेंडेंसी बताओ। आपको याद होना चाहिए, अगर पॉइंट बहुत दूर है तो बी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्स क्यूब। सर एक बार और बता दो, मेरे ऊपर से गया, वापस देख। मुझे समस्या कोई थोड़ी ना है, मुझे तो तुझे समझाना है, एकमात्र टारगेट है मुझे, तो मेरे बच्चों को फिजिक्स समझानी है। ये देख, ये फॉर्मूला बता, 1 को क्या किया? इग्नोर। बता बी सेंटर एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर को लिख दिया एक्स बटे आर का होल स्क्वायर इंटू 3/2। अब बता कटा, आर क्यूब कहां जाएगा? ऊपर। नीचे क्या बचेगा? एक्स क्यूब। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो बता बी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या समझ में आ रही है क्या बात? लिखना शुरू कर, 2-3 बार बोल। अगर पॉइंट बहुत दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी एक्स क्यूब होती है, इनवर्स। अगर पॉइंट बहुत पास है तो पूछेगा आपसे फ्रैक्शनल चेंज। हर तरह का सवाल मिलेगा आपको मॉड्यूल में, पुराने पेपर में, डीपीपी में। तो जितना सही रिजल्ट याद होगा उतना फास्ट कर पाओगे। बताइए, यहां तक मामला ओके है क्या? फिर इसी में आता है ग्राफ। ग्राफ भी आपने देखा हो तो भी याद आ जाएगा, बी वर्सेस डिस्टेंस। ग्राफ इसका जबरदस्त आता है, ये देखिए। यहां एक स्पेशल पॉइंट होते हैं, बहुत दिनों बाद आज बोलोगे, उसको समझाऊंगा भी। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाले पॉइंट क्या होते हैं अभी सिखाऊंगा, पहले आप ग्राफ बना लीजिए। आप खुद देखें, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। थोड़ा ग्राफ को पढ़िए तो क्या मजा आता है, बिल्कुल ही रटना क्या होता है। x बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं
मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। ये वाले 2 पॉइंट स्पेशल पॉइंट हैं जिन्हें बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं वो सिखाता हूं। वैसे तो मैथमेटिक्स में आता है, पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। अब आप देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। एक आपने पढ़ा है मैक्सिमा, एक पढ़ा है आपने मिनिमा। एक बार बोर्ड पे देखिए, पेन पेंसिल छोड़िए। ये क्या है? ये क्या है? मैक्सिमा। किसी को मैक्सिमा की शर्त पता है? डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। कभी आपने सोचा ही नहीं, या सोचा हो पढ़ते पढ़ते, गुरुजी एक बात बताओ, ग्रेटर और लेस तो ठीक है, पर अगर डबल डिफरेंशिएशन ही 0 ही आ जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? तो मैथ्स कहती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। होता क्या है वो देखना, मजा आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां कर्व अपनी कॉन्वेक्सिटी को चेंज करता है। शब्द उर्दू के हैं, बाउंसर जाएंगे, पर पकड़िएगा। जैसे ये है, तो बताओ ये कैसा कर्व है? कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन क्यों? नीचे से देखने पर बताइए क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब समझते हैं, अंदर धसा हुआ। ये बताओ कहां से धसा हुआ है, ऊपर या नीचे? तो इसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव अप। ध्यान से देखना, आप 5-6 बार बताऊंगा। ये कर्व आप देखें क्या है? कॉनकेव डाउन। पर इस बिंदु के बाद मेरे बेटे कर्व का नेचर देख, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो गया। यहां पर कर्व ने अपने कर्वेचर को बदल लिया। जैसे कोई कर्व ये है, तो पूरे जीवन भर क्या हो रहा है? कॉनकेव डाउन। और मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कर्व है मान लो, क्या इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? अरे तगड़े तगड़े हैं, तगड़े। ये देख, यहां क्या है? कॉनकेव डाउन, पर यहां अचानक से कॉनकेव अप। ये देख, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वापस देखना, यहां कॉनकेव अप था, एकदम से पलटी मार गया, कॉनकेव डाउन, अगेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां देख, वापस पलटी मार गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर पलटी मार गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्रश्न नहीं आया है, अपन तो पूरा समझ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पहली शर्त, डबल डिफरेंशिएशन 0 होना। सरल भाषा में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की परिभाषा, ऐसे बिंदु जहां कर्व अपनी कॉन्वेक्सिटी को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। देखिए पलटी मार ली। सर एक बार पेन बदल के सिखाओगे क्या? हाँ, यहां बता कैसा था? डाउन। यहां बता अप, फिर यहां पलटी मारी, यहां अप, फिर पलटी मारी, यहां फिर पलटी मारी। ये देख, ये वाला देख, यहां था कॉनकेव डाउन, एकदम से उसने क्या कर लिया? पलटी मार दी। दीज पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई प्रश्न नहीं है, पर अपन को पूरी जानकारी आनी चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की शर्त बताइए, डबल डिफरेंशिएशन 0 हो। सर लेस देन 0 हो तो उसे बोलते हैं मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा। लिख लें। चलिए बताइए क्या कह रहा है, धीरे पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज बी। इसने सेंटर की फील्ड को बी बोला है। जो प्रश्न कहेगा मैं वही करूंगा, कसम खा के कह रहा हूं, मैं इसके बिना कुछ नहीं करूंगा। जो प्रश्न कह रहा है मैं वही करूंगा। सेंटर पे फील्ड बी,
कह रहा है एक्सिस पर बताओ, एक्सिस पर बताओ, और कितनी दूरी, r/2, मतलब x की जगह r/2। तो अब बता, तुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए, बी एक्सिस बराबर बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, थोड़ा दिमाग चला, मौसमी जूस पिया कर, ड्राई फ्रूट खा, थोड़ा चले दिमाग, मौसमी जूस पिया कर। बड़ा आर था फॉर्मूले में, यहां छोटा आर कर दिया, कारण इसने रेडियस को छोटा आर बोला है। अब तू रट्टाबाजी में बड़ा आर लिख देगा, तेरा कैंसिल ही नहीं होगा। थोड़ा दिमाग चला, इंस्टाग्राम रील से दिमाग हटा, दिमाग फ्री रहेगा तो सोच पाएगा। कि बड़ा आर नहीं छोटा आर कर दिया है जी सर ने तुरंत, क्योंकि यहां इसने रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया है। अब x की जगह क्या रख दे, r/2। कैलकुलेशन कठिन है, x की जगह r/2 तो r²/4 की पावर 3/2 बी एक्सिस, r² से r², 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 को क्या लिखूंगा, 5/4 की पावर 3/2, 5/4 की पावर 3/2। अब एक ही दिख रहा है 5 में, तो वही है, और तो कोई 5 में है ही नहीं। फिर भी सर सॉल्व करना सिखाओ, ये 5/4 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करूंगा, मैथ्स में मेरी बहुत हालत खराब है। चल मैं बताता हूं धीरे धीरे, चिंता क्यों करता है। ये देख, 5/4 की पावर 3/2 कैसे हल करते हैं, बोर्ड पे देख। 3/2 को मेरे बेटे पहले ऐसा लिख दिया कर, 1 अलग और आधा अलग। सीख ले, बिल्कुल बेसिक बात सिखा रहा हूं, छोटी छोटी, ताकि तो ये बहाना नहीं बनाए कि मेरी 8वीं 9वीं 10वीं कमजोर से मैं रह गया। ये बहाना नहीं सुनना चाहता, तेरे सिलेक्शन में रुकावट, इसलिए हर बात सिखा रहा हूं। 3/2 को तोड़ दिया, 1 और 1/2, क्यों, 1 और 1/2 को जोड़ूंगा तो वापस 3/2 मिलेगा। तो मैंने जब भी पावर 3/2 आए, दिमाग में बैठा लो, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब 5/4 की पावर 1, 5/4 ही रहेगी। 5/4 आधा, आधे का मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब 5√5, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 5√5/8। तो सॉल्व करना सीखो 2 बार, कि जब भी 3/2 आ जाए उसको ऐसे तोड़ दिया करें। तो ये हो गया 5√5/8। तो देख यहां ये आ रहा था, तो मैंने इसको लिख दिया 5√5/8। देख लीजिए, अब बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, 8 कहां जाएगा, ऊपर। बताइए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, या कोई भी नहीं है ऐसा, कोई है। ऐसा थोड़ी ना है वो, दो का क्यूब, ये तो 2 का क्यूब बन गया, ये तो सही है ना। और हाँ ये भी तो सही है, √5 का क्यूब, √5 का क्यूब सही तो है। क्यों, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, तो √5 का क्यूब, सही तो है बिल्कुल। वैसे तो क्या 5 दिखते ही होशियारी तो वही करनी चाहिए, अपन ने पूरा सीख लिया, बाई चांस 2√5 आ जाते तो दिक्कत होती। चलिए अच्छा मैथ्स थी, एक बार देख लें, ये मैथ्स देखिए। चलो अब इसी तरह का एक 15वां खुद करके बताओ, 15 भी खुद करके बताओ। चलिए बोलूं क्या भाई, आया आंसर आया, देख 15 क्या कह रहा है बता, 15 क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज B1। देख सेंटर पे B1, तो इसने बी सेंटर को क्या बोल दिया, B1। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस √3 टाइम्स रेडियस, तो x की जगह क्या लिख दूं, √3r, और वहां पे उसने मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल दिया, B2।
अब देख तुझे एकदम सटीक पहले फॉर्मूला याद कर, बी एक्सिस बराबर बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर, तसल्ली से कर, पेशेंस रख। एक्सिस पे क्या बोला इसने, b2, सेंटर को क्या बोला है b1, एक्स स्क्वायर √3r का स्क्वायर 3r स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर कैंसिल, b1 1 प्लस 3 की पावर 3/2, 1 प्लस 3 4 की पावर 3/2। अभी आपने सिखा दिया है मुझे 3/2, मैं बार बार थोड़ी ना भूलूंगा। 3/2 को कैसे लिखना है, अलग अलग कर दो, 1 और हाफ, तो 1 और हाफ का मतलब 2, तो बता b1/8। अब मुझे पूछा क्या है, b1/b2, तो b2 बराबर b1/8, तो b1/b2 इज 8। ये पावर 3/2 को लिखना सीख लो, क्योंकि बार बार आएगा, बार बार। तो 3/2 को लिखना सीख लो, कभी भी 3/2 आए इसको ऐसा लिख दो 1 और आधा, आप कभी नहीं फंसोगे। पूरी डीपीपी आज अटेम्प्ट करिए, 1 से लेके 15, वहां लिख दीजिए डीपीपी नंबर 1 पे बायो सवर्ट लॉ। पूरी डीपीपी 1 किस पर बेस्ड है, बायो सवर्ट लॉ पर बेस्ड है। डीपीपी नंबर 1 का नाम दे दीजिए BSL। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी आइए। चलो अब लिखना शुरू करो। भैया 30 से 35 फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा तसल्ली से अच्छे से इसको याद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चैप्टर स्कोरिंग है, 4 प्रश्न दे देता है ये। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड एक सिलेंडर है, उसके ऊपर आपने वायर्स को लपेट दिया है। जैसे आप इसमें करंट फ्लो करेंगे ये क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके हम इसे एम्पियर्स लॉ में भी पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे इनफाइनाइट सोलेनॉइड। आज यहां क्या पढ़ रहे हैं, फाइनाइट। पहले आप लिख लीजिए, इसके स्पेशल केसेस बताऊंगा, इनफाइनाइट का क्या आंसर होता है, और अगर पॉइंट पी किनारे पे है तो क्या आंसर होगा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा, वो भी बहुत जरूरी है। एक एक टर्म से दोस्ती कर रहे हैं। आई करंट है, एन, एन छोटा है, अभी तक बड़ा एन लिख रहे थे, एकदम से माहौल बदल रहा है, छोटा एन है, छोटे एन का नाम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थोड़ा सा आंखें खोलिएगा, चाहे तो यहां स्टार भी लगा सकते हैं, ये छोटा एन है। अभी तक जितने भी फॉर्मूले देखे थे उसमें बड़ा एन आ रहा था, ये छोटा एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
θ1 θ2 एंगल आप देख सकते हैं। अब इसके दो केसेस हैं। अगर ये सोलेनॉइड बहुत लंबा हो, बहुत लंबे को फिजिक्स में बोलते हैं इन्फानाइट। जरा फील करिएगा, अभी वापस स्लाइड लगा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ये सोलेनॉइड बहुत लंबा है, ये देखिए इन्फानाइट सोलेनॉइड है। अब मुझे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बटे 2 कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, वैसे तो सीधा आंसर याद करना है, पर अभी हमारे पास समय है कि हम समझ सकते हैं। θ1 कहां था θ1? देखिए θ1 इस किनारे को P से मिलाओ, मिलाओ इस किनारे को, ये मिलाया। नहीं सर इन्फानाइट है, नहीं सर और दूर है, नहीं सर इन्फानाइट है। अब आप खुद देखना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ईमानदारी रखिए। वापस बताता हूं, अच्छे से याद सूत्र कर लेंगे वो ठीक है, समझा भी जा सकता है। ये किनारा मिलाया, ये θ2, नहीं सर लंबाई ज्यादा है, ये मिलाया और कम हुआ, सर लंबाई ज्यादा है, ये मिलाया और कम हुआ। खुद फील करिए, जैसे जैसे सोलेनॉइड की लंबाई बढ़ेगी एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब अगर आप इन्फानाइट सोलेनॉइड की बात करोगे देन θ1 अप्रोचेस टू एंड θ2 अप्रोचेस टू 0। सर इन्फानाइट लेंथ का मतलब क्या होता है? इन्फानाइट का मतलब मेरे घर पटना से लेकर कोटा तक लाओगे इतना बड़ा सोलेनॉइड। इन्फानाइट का फीलिंग क्या होती है? फिजिक्स में तो लिख देते हैं इन्फानाइट, पर इन्फानाइट का मतलब क्या है सर? इन्फानाइट की दूसरा मतलब होता है जो लंबाई है वो रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है। भाई मैंने तो इन्फानाइट बोल दिया, पर तू बैठे बैठे तू भी सोच, यार फिजिक्स में इन्फानाइट का मतलब फिर क्या काम में कान लेते होंगे? इन्फानाइट का मतलब है लंबाई, लंबाई आपने ली 100 सेंटीमीटर, पर रेडियस ली मिलीमीटर, मतलब लंबाई रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ये कंसीडर्ड एज अ इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए म्यू नॉट एन आई बटे 2 कॉस 0 प्लस कॉस 0। खुद बोलो कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2 से 2 रवाना। सीधा आंसर म्यू नॉट। बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर, एम्पियर लॉ में भी लिखेंगे। क्या आंसर है? किसका है बताओ? इनफाइनाइट सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है उसका फॉर्मूला, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? पहले मैं पिछली स्लाइड लगा देता हूं, कुछ इस पे रह गया तो देखें, एक एक टर्म बोलें तब दोस्ती होगी। एन छोटा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बनाई, लिखना था क्या? आओ आओ। अभी तो क्या है, इसके अंदर वैक्यूम है। जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, ईएमआई में आओगे, तो सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन की रॉड डाल देंगे। तो आयरन की रॉड डालते ही यहां म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, रिलेटिव। अभी इसके अंदर एयर है, बाद में इसमें मसाला भर देंगे। मसाला भर दिया, आयरन की कोर डाल दी। आयरन की कोर डालने से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। थोड़ा आगे आएगा वो, जब हम पढ़ लेंगे उसको। अब सोचिए अगर एक किनारे पर हो, सोच के देखना, एक किनारे पर, एक तरफ से तो इन्फानाइट है और पॉइंट आपका एक किनारे पर है। फील कर सकते हैं क्या होगा? एक किनारे पर है, एक किनारे पर है, ये वाला किनारा यहीं आ गया। सोचो
किनारा पास में आ रहा है, किनारा पास में आ रहा है, किनारा पास में आ रहा है, मतलब थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब थीटा 190, जबकि ये किनारा तो थीटा 2 0। आराम से कर लीजिए, रुक जाता हूं। दो अलग अलग आंसर हैं। कोई पूछे इनफाइनाइट लेंथ पे बताइए तो म्यू नॉट एन आई, और किनारे पर बताइए एट द एंड, तो आंसर अलग आएगा। तो याद रखिए, इनफाइनाइट सोलेनोइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, इनफाइनाइट का म्यू नॉट, छोटा एन है, छोटा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और किनारे पे पूछे म्यू नॉट एन आई बाय 2। अब सारा खेल वही, सर आप हमेशा पहले फॉर्मूले सिखाते हो और उसके बाद आती है डायरेक्शन का खेल। तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। सोलेनोइड में डायरेक्शन कैसे निकालें, तो लिखिए हाउ टू फाइंड, बहुत काम की डायरेक्शन, आगे जाके काम आएंगे। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। सभी लोग डायग्राम बना लें पहले। ये आगे जाके सवालों में बहुत काम आएगा भैया, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। सभी लोग समझना, थोड़ा प्रयास करना। कॉइल को लपेटा गया है तार को, ऐसे पेन पेन से छोड़िए, ऐसे लपेटा गया है इस तरह से। तो एक हिस्सा आगे और एक हिस्सा, ये देखो यहां से करंट ऊपर गई, पीछे से देखो कहां उतरेगी, नीचे। ये मैंने पीछे वाला हिस्सा सफेद से बनाया है। फिर आगे से वापस कहां गई, ऊपर, फिर पीछे से नीचे उतरेगी, फिर आगे से ऊपर। आप फील करिएगा, थोड़ा समझिएगा। ऐसे आपने ऐसे लपेटा तो यहां से ऊपर गई, पीछे से नीचे उतरी, फिर आगे से ऊपर गई, पीछे से नीचे उतरी, फिर आगे से ऊपर गई, पीछे से नीचे गई। देखिए ये आगे आगे वाले टर्न मैंने कलरफुल बनाए हैं, और पीछे पीछे वाले सफेद वाले टर्न हैं, उसमें करंट कहां उतर रही है, नीचे। और महसूस करिए, मजा आएगा। इन बिंदुओं पे देखना, इन बिंदुओं पर फील करिएगा। ऐसे करंट गई तो बताओ यहां कहां जा रही होगी, अंदर। ये देख एनसीईआरटी ने ये बनाया है, ये देखना, महसूस कर। यहां से तार लिया, करंट ऐसे जा रही है और यहां से अंदर जा रही है। ये देख, अंदर मतलब क्रॉस, और अंदर जाकर नीचे उतरी और यहां से बाहर आई। ये देख डॉट। क्या महसूस कर पा रहा है? जैसे ये लिया सिलेंडर हॉलो, इसके ऊपर लपेटे तार, पहली बात ऐसे, तो ये क्या बना, सोलेनोइड। ये तार ऐसे करंट, ये मेरा हाथ करंट की दिशा है, ये ऐसे यहां से कहां गई, अंदर, पीछे से नीचे उतरी करंट, और यहां से ये देख। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब रूल कैसे है वो देख। सीधा हाथ ले, सीधा हाथ। पहले तो सबसे आसान तरीका, फिंगर्स को करंट के साथ मैच कर दो, फिंगर्स को करंट के साथ, खत्म। अंगूठा विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहां है, इधर। पुराना नियम लगाएं तो वो भी अच्छा है, फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बताओ, आगे से
ऊपर, पीछे, नीचे, अंगूठा इधर, आराम से देख लेना। फिर ऊपर ऐसे अंदर, नीचे इधर, बता कैसे आएगा? तो बी एक्सिस याद रखिएगा, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सवालों में काम आएगी, ये बाद में जाकर। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये देखिए एंगल निकालने में बहुत काम आएगी। अभी 5-6 बार 7 बार करके देख लें। सारे नियम में राइट हैंड के सिखा रहा हूं। राइट हैंड लीजिए, आपको नहीं घुमाना, आप फिंगर्स को करंट के साथ मैच कर दो बस। फिंगर्स को करंट, करंट कहां जा रही है? ऊपर ऊपर ऊपर, अंगूठा देख लो, फील्ड पूरा रूल लगाना है पूरा। करंट आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, ये देखिए जैसा आप सर्कुलर कॉइल में करते थे बिल्कुल वैसा ही। भूल गए? यहां पर एक कॉइल का चित्र बना दो, एक कॉइल का चित्र बना दो, ये वाला लो, क्योंकि ये बहुत सारी कॉइल का ही तो कलेक्शन है। इसका बता दो फील्ड कैसे निकालते थे, बताओ। आगे से करंट ऊपर, पीछे से नीचे, ये बना दो। भूल जाओ तो ऐसा बना दो। अच्छा, ये भी एक मस्त बात है, इनसाइड द सोलेनॉइड यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है। ये भी काम की बात है। कैसे यूनिफॉर्म है बता? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई। मैं इन्फानाइट की बात कर रहा हूं। बता, क्या कोई भी चीज पैरामीटर वेरी करेगा क्या? म्यू नॉट फिक्स, एन फिक्स, आई फिक्स। तो बताइए, इनसाइड द इन्फानाइट सोलेनॉइड फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। ये सब काम आएंगी बातें अच्छे सवालों में, इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। इन्फानाइट सोलेनॉइड, एक्सिस पर फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। एन छोटा है देख ले, म्यू नॉट छोटा एन आई। पहले दिन से ही ऐसा याद करो, म्यू नॉट एन आई बोलो ही मत, म्यू नॉट छोटा एन आई। उससे क्या होगा? कंफ्यूजन ही नहीं होगा। छोटा एन बोलिए, और छोटे एन का नाम एक बार और लिख लो, शर्म काई की है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बताओ, क्या ये बात ओके है क्या? देखो एक सवाल देखो, पीपी नंबर 2, पीपी नंबर 2, सवाल नंबर 3, डीपीपी नंबर 2, सवाल नंबर 3, डीपीपी नंबर 2, सवाल नंबर 3। देखिए वो होशियार है, उसने लंबाई दी 0.5, रेडियस दी 1 सेंटीमीटर। इतने फॉर्मूले आपने देख लिए सोलेनॉइड के, कहीं रेडियस नहीं आ रहा है। फिर क्यों दी भाई ने? इसलिए दी ताकि तुझे पता चले लंबाई मीटर में और रेडियस L इज ग्रेटर देन R। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? इन्फानाइट का। R का कोई यूज नहीं है, फिर भी दिए भाई ने केवल परेशान करने के लिए। अच्छा, तो मैंने कौन सा बोला आपको? तो चल पहले फोर्थ कर ले, पहले फोर्थ कर ले, पहले फोर्थ पढ़ ले भाई। बात को अच्छे से देख, जेई मेन के तगड़े तगड़े सवाल हैं। भाई ने रेडियस दे दी है, पर रेडियस का कोई यूज नहीं है न्यूमेरिकल में, तो फिर गुरुजी क्यों दी? ताकि आप पता लगा सको लंबाई रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है। इन्फानाइट सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो फॉर्मूला बोलिए क्या था? म्यू नॉट एन आई, पर इसने तो एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, तो एन को खोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। खत्म। बी दे रखा है 6.28 इंटू 10⁻³ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पता नहीं, लंबाई 0.5, करंट 5। अब थोड़ी होशियारी रखना, ये 6.28 भाई ने बहुत होशियारी से दिया है,
क्योंकि पाई होता है 3.14, तो 3.4 का डबल, डबल ध्यान से देखना, और इसको यहां भेज दें 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 10⁻⁷ और 5, कितना आ रहा है बताइए? सॉल्व हो रहा है क्या? ये चौथा कर दिया मैंने गलती से। पांच सौ आ रहा है क्या? देखो, सवाल दमदार क्यों है पता है? परीक्षा में दिमाग खराब होता है। रेडियस का क्या यूज है? रेडियस का कोई यूज नहीं है। तीसरा देखो, तीसरे से अच्छा है पांचवा। देखो, पांचवा दिखने में डरावना है पर है बहुत आसान। दिखने में डरावना है पांचवा। कई सवाल जानबूझ के वो ऐसे चित्र बनाता है कि बच्चा थोड़ा सा पजल हो। थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो पांचवा भी निकाल ले जाएंगे सवाल। बहुत अच्छा सवाल है पांचवा। हाँ जी, आइडेंटिकल सोलेनॉइड का मतलब समझे? अगर यहां करंट आई है तो यहां I/3। क्यों? आइडेंटिकल। तो आई करंट आई, तीन बच्चे बराबर हैं, तीनों में बराबर बटेगी। अब ए में फील्ड दे रखी है कितनी? 3 टेस्ला। पूछी किस में है? पूछी किस में है? सोलेनॉइड सी में। अब बताना खुद, मजा आएगा। फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। इसमें करंट 1/3 हो गई तो फील्ड भी 1/3 हो जाएगी। वापिस देखें, अगर मैं ए पे लिखूंगा तो ए में लिखूंगा म्यू नॉट एन आई और इसकी फील्ड है 3 टेस्ला। अब मैं सी में लिख रहा हूं बी सी, म्यू नॉट एन आई नहीं, I/3। दोनों को भाग दे दीजिए, म्यू नॉट से म्यू नॉट, एन से एन, आई से आई, तो 3/BC बराबर 3, तो BC 1 टेस्ला। पर ये चुनमुन करते हैं, इतना जरूरत ही नहीं है। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? B बराबर म्यू नॉट एन आई, तो B इज प्रोपोर्शनल टू आई। अगर करंट 1/3 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड को भी 1/3 होना पड़ेगा। ये चुनमुन तरीका है, रेशियो लो, सॉल्व करो। इतना क्यों करना है? ऑब्जेक्टिव परीक्षा में तो ऐसा सीखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल है। करंट 1/3 हो गई, करंट 1/3 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3 हो जाएगी। पहला लेक्चर खोल लें, बायो-सवर्ट लॉ। भैया ये पूरा बायो-सवर्ट लॉ शानदार तैयार होना चाहिए। ये रहा होमवर्क, डीपीपी नंबर 1 पूरी 15 सवाल, डीपीपी नंबर 2 भी शुरू कर दें। 5 सवाल डीपीपी नंबर 2 के भी कर सकते हैं, 5 सवाल डीपीपी नंबर 2 के भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।